चलो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो एक एलजी रेफ्रिजरेटर का जो टाइमर है, टाइमर मोटर स्विच है, इस मोटर को किस तरह से चेक किया जाता है। ये मोटर का मुख्य तरह से काम होता है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डिफ्रॉस्टिंग करना। डिफ्रॉस्टिंग करने के लिए इसके अंदर एक मुख्यतः मोटर होती है और कॉम्प्रेशन साइकिल और डिफ्रॉस्टिंग साइकिल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो एक बीच में जो एक मोटर लगी होती है, इस मोटर को ये दोनों भी कांटेक्ट पॉइंट द्वारा कुछ सप्लाई दी जाती है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट के थ्रू इस टाइमर मोटर को कैसे सप्लाई दी जाती है। तो सप्लाई देने के लिए मुख्यतः ज़्यादातर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो 1 नंबर और 3 नंबर का जो कांटेक्ट पॉइंट है, इसके बीच में फेज और न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है। जब इस टाइमर मोटर को फेज और न्यूट्रल सप्लाई मिलती है, अर्थात ये जो यहाँ पर आप मोटर देख रहे हो, इस मोटर को जब सप्लाई मिलती है तो मोटर को सप्लाई मिलने पर इसके ऊपर का ये जो रोटर है, यानी कि ये मैकेनिज्म घूमने लगता है, जिससे डिफ्रॉस्टिंग साइकिल या कॉम्प्रेशन साइकिल को सप्लाई मिलती है। अभी ये जो टाइमर मोटर है ना, ये टाइमर मोटर ज़्यादातर इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कुछ टाइम पे सेट किए रहते हैं। जैसे ये जो अभी आप मेरे हाथ में जो एक टाइमर देख रहे हो, इस टाइमर की मुख्य विशेषता ये कि ये टाइमर साधारणतः 9 घंटे 35 मिनट तक कॉम्प्रेशन साइकिल पे चलता है, तो कुछ फिर 14 मिनट के लिए डिफ्रॉस्टिंग मोड पे चलता है। ये हर एक कंपनी के टाइमर ना अलग अलग टाइम पे सेट किए रहते हैं। और ये जो टाइमर आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये ज़्यादातर 9 घंटे 35 मिनट तक कंप्रेसर को सप्लाई देगा, फिर 14 मिनट के लिए हीटर को सप्लाई देगा। तो ये जो डिफ्रॉस्ट टाइमर होते हैं ना, ये डिफ्रॉस्ट टाइमर इसके अंदर की मोटर या इस स्विच के अंदर जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं, उस स्विच में कार्बन होना या इस मोटर में कुछ खराबी होना, उस स्थिति में आपके रेफ्रिजरेटर सिस्टम में डिफ्रॉस्टिंग नहीं होता, जिससे जो फ्रीजर है, ये फ्रीजर में केवल ठंडी हवा कूलिंग होने लगता है और लेकिन नीचे वाले भाग में कुछ भी कूलिंग नहीं होती। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, इस टाइमर को चेक करना है। तो चेक करने के लिए सिंपल, इसको चेक करने के लिए आपको एक कंटिन्यूटी टेस्टर लेना है और इस कंटिन्यूटी टेस्टर आपको कहीं पे भी, सादे अपने हार्डवेयर पे भी मिल सकती है या अपने आसपास अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसके पास भी मिल सकती है। तो इस कंटिन्यूटी टेस्टर के द्वारा इस टाइमर मोटर को हम चेक करेंगे। तो मोटर को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसका जो 1 नंबर का जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, इस 1 नंबर के कांटेक्ट पॉइंट को हमें यहाँ पर क्वांटिटी लगानी है। और दूसरा, इसके बीच में जो 3 नंबर का जो कांटेक्ट पॉइंट्स है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये 1 नंबर का कांटेक्ट पॉइंट है और ये 3 नंबर का कांटेक्ट पॉइंट है। इसके बीच में ना आपको क्वांटिटी लगा के देखनी है। अगर ऐसे लैम्प जला ना 1 और 3 के बीच में, तो समझना है कि इसकी मोटर चालू है। अगर 1 और 3 में ये कंटिन्यूटी नहीं जली तो समझना है कि इसकी मोटर खराब है। अगर ये मोटर खराब रहेगी तो आपके फ्रिज में, जो आपका डबल डोर का एलजी का जो फ्रिज है, उसमें कभी भी डिफ्रॉस्टिंग नहीं होगा। तो अगर ये डिफ्रॉस्टिंग नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा कि ऊपर वाले भाग में सिर्फ फ्रीजर में सिर्फ ठंडी हवा होगी, लेकिन नीचे का जो कैबिनेट है उसमें कुछ भी ठंडी हवा नहीं आएगी। तो इस तरह से इस डिफ्रॉस्ट टाइमर को चेक करते हैं। तो डिफ्रॉस्ट टाइमर की सबसे पहले हमने मोटर चेक की, मोटर अगर चालू है मतलब आपका डिफ्रॉस्ट टाइमर सही है। अभी बारी आती है कि ये जो तीनों भी कॉन्टेक्ट पॉइंट है ऊपर के, इस तीनों भी कॉन्टेक्ट पॉइंट में से कौन सा पॉइंट कंप्रेसर मोड का है और कौन सा पॉइंट डिफ्रॉस्टिंग मोड का है, ये हमें पहचानना है। तो पहचानने के लिए क्या करना है, देखो ये जो ऊपर का जो रोटर है ना, ये रोटर मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए जिस कांटेक्ट पॉइंट को सप्लाई देगा वो आपका कंप्रेसर का कांटेक्ट पॉइंट। और ये मोटर एक बार यहाँ पर सेंटर में ऊपर टॉप पर आने पर अगर एक बार टक करके आवाज करती है और कांटेक्ट को डिस्कनेक्ट करती है, तो समझ जाना है कि वो आपका हीटर का कांटेक्ट पॉइंट है। तो अभी सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो बटन है ना ऊपर का रोटर, इस रोटर को अपने हाथों से या स्क्रू ड्राइवर द्वारा इसको हल्का सा घुमा के लिया, इसमें से कुछ आवाज आएगा। देखो अभी ये जो आवाज आया ना, इस स्थिति में अभी हमें इस कांटेक्ट पॉइंट को चेक करना है। सबसे पहले ये जो इसके बीच का जो 3 नंबर का जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस 3 नंबर के कांटेक्ट पॉइंट पे हमें एक क्वांटिटी लगा के लेनी है। तो हमने बीच वाला जो कांटेक्ट पॉइंट से यहाँ पर क्वांटिटी लगाई और एक क्वांटिटी यहाँ पर इसके दूसरे वाले भाग में लगाई। इसमें अभी लैंप नहीं जल रहा है। तो अभी हमने क्या किया कि यहाँ से क्वांटिटी निकाली और क्वांटिटी का एक पॉइंट बीच वाले में लगाया जो 3 नंबर कहलाता है, और दूसरा क्वांटिटी यहाँ पर लगाया। देखो इसके बीच में लैंप जला।
अभी ये जो लैम्प जला ना, ये कितने मिनट के लिए चला, तो साधारण ये 9 घंटे के लिए सप्लाई देगा। ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है 9 घंटे के लिए यहाँ पर सप्लाई आएगी। कैसे, तो इसको डिस्कनेक्ट होने के लिए ना कुछ ज़्यादा ही समय लगता है। देखो अभी ये जो लैम्प है ना, इस लैम्प को डिस्कनेक्ट होने के लिए कुछ ज़्यादा ही समय लगेगा। जैसे ही मैं यहाँ से इस मोटर को घुमाऊँ, टेस्टर से या स्क्रू ड्राइवर से अगर घुमाऊँ, एक ही बार टक करके आवाज आएगा, उस स्थिति में ये लैम्प बंद हो जाएगा। देखो आपको आवाज आया, अभी आवाज आने पर यहाँ की सप्लाई तो बंद हो गई, मतलब कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, ये कांटेक्ट पॉइंट की सप्लाई ब्रेक होने के लिए इस मोटर को कुछ ज़्यादा ही समय लगा। जो ज़्यादा समय के लिए सप्लाई जिस पे रहती है वो आपका कंप्रेसर का सप्लाई है। अभी यही सप्लाई, ये जो कांटेक्ट पॉइंट की सप्लाई ना, इसकी सप्लाई यहाँ पर आई। देखो जैसे मैंने यहाँ से कंटिन्यूटी को निकाला और इसके विपरीत भाग में लगा, यहाँ पर लैम्प जला। अभी ये सप्लाई कुछ मिनट के लिए रहेगी। जैसे कंपनी ने टाइमिंग सेट करके दिया है कि ये लगभग 14 मिनट तक ही रहेगा, तो यहाँ से भी हमने कंटिन्यूटी का एक पॉइंट यहाँ पर ऐसे लगा के लिया, कंटिन्यूटी को यहाँ पर लगाएं। और अभी ये जो स्क्रू ड्राइवर है, इस स्क्रू ड्राइवर के द्वारा इस रोटर को घुमा के देखेंगे, ये कुछ मिनट के अंदर ये तुरंत सप्लाई को ब्रेक कर देगा। देखो यहाँ से कंटिन्यूटी का जो वायर है, ये मैंने ये कांटेक्ट पॉइंट से निकाल के इस कांटेक्ट पॉइंट पे लगाया, तो अभी ये जो सप्लाई है ना कुछ मिनट के लिए रहेगी। जैसे बताया कि 14 मिनट का कंपनी ने टाइमिंग सेट करके दिया है, तो ये 14 मिनट कम समय के, लेकिन 9 घंटे ज़्यादा समय के लिए। तो यहाँ पर तो सप्लाई ज़्यादा घंटे के लिए रहती है, ज़्यादा समय के लिए रहती है, मतलब ज़्यादा समय आपका कंप्रेसर चलता है और कम समय के लिए हीटर चलता है। जैसे ही डिफ्रॉस्टिंग का टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है, तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट की सप्लाई वापस यहाँ पे आती है। देखो अभी जैसे इस रोटर को हमने स्क्रू ड्राइवर द्वारा घुमाया, तो यही सप्लाई, ये जो डिफ्रॉस्टिंग मोड पे जो सप्लाई आई थी, ये वापस आपकी कंप्रेसर मोड पे आई। तो ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये जो इसका कनेक्शन है ना, ये ऑटोमेटिक होता रहता है। देखो यहाँ पर भी सप्लाई आया, ये सप्लाई यहाँ से वापस यहाँ पे जाने के लिए, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे जाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा समय लगेगा। देखो सप्लाई गई, मतलब अभी आपका डिफ्रॉस्टिंग मोड चालू हो, तो डिफ्रॉस्टिंग मोड चालू होने पर ये सप्लाई यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से टाइमर मोटर के कनेक्शन को चेक किया जाता है। तो टाइमर मोटर के कनेक्शन चेक होने के बाद आपने सबसे पहले टाइमर मोटर के कनेक्शन चेक किए, मोटर सही है कि नहीं, फिर कॉम्प्रेशन साइकिल और डिफ्रॉस्टिंग साइकिल के कनेक्शन चेक किए कि इसमें से कौन सा कॉम्प्रेसर मोड है, इसमें से कौन सा कूलिंग मोड है। तो हमने चेक करने पर हमें पता चला कि इसके अंदर जो 4 नंबर का जो मोड है, जो 4 नंबर का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये आपका कॉम्प्रेसर को सप्लाई जाता है। ये 3 नंबर की जो सप्लाई है थर्मोस्टेट स्विच के थ्रू जो सप्लाई आती है थर्मोस्टेट के आउटपुट से, ये सप्लाई यहाँ पर जुड़ती है 3 नंबर के लिए। और जो 2 नंबर की जो सप्लाई है, ये सप्लाई आपके डिफ्रॉस्टिंग हीटर को जाती है, बायमेटल स्विच को जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि कंप्रेसर मोड, फिर फेज सप्लाई, फिर डिफ्रॉस्टिंग मोड और यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई। तो इस तरह से ये जो टाइमर मोटर होते हैं, इस टाइमर मोटर को चेक करते हैं। और टाइमर मोटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसी तरह से डिफ्रॉस्टिंग की क्रिया अपने आप करता है, इसीलिए उसको फ्रॉस्ट फ्री बोलते हैं। तो डबल डोर फ्रिज में ना यही क्रिया ऑटोमेटिक होती रहती है। इस तरह से हम इस डिफ्रॉस्टिंग टाइमर को चेक कर सकते हैं। ये जो आपने अभी टाइमर चेक करना जैसे सीखा, तो उसी तरह से रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन सिस्टम में या वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर प्यूरीफायर, आपके पास जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, जो भी मशीन्स है, उस मशीन्स की जानकारी या कोई भी पार्ट्स को चेक करने की प्रक्रिया प्रैक्टिकल अगर आपको सीखनी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो जल्द से जल्द शेयर कर सकूं। तो इसी तरह से कुछ नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।